नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करना और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए निवेश के नए निवेश के लिए एलओसी पत्र के वितरण और उत्तर प्रदेश में सीमलेस बिजनेस के लिए निवेश मित्र 3.0 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान श्री बाबूलाल मीना जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे आज के समारोह में उपस्थित सभी उद्यमी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था,
वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुखद वातावरण में नवरात्रि की इस अष्टम तिथि में हम सब इस समारोह में एकत्र होकर के प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत और किसी भी पॉलिसी के तहत आपने निवेश किया होगा, वह आपको इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को यहां पर जोड़ करके, और मैंने कहा ये समारोह इसलिए करिए कि अगर कोई कहीं रुका होगा तो उसको भी हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या, यद्यपि ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा होगा, लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे। और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है, और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी, तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था
कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, और किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे, और जीरो करप्शन की इस पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का परिणाम आज हम सबको लगता है। मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था, हम कहते थे यूपी में निवेश करिए, तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं, तब मुझे लगता है कि देखिए, हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी, आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेकर कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में, प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो आज हम सबके पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है, और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था। उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है, और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे, तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट यूपी के अंदर लगभग
2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। यह भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आपने देखा होगा, वाराणसी से पूर्वी बंदरगाह को जोड़ने के लिए देश का नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे आज यूपी के पास। यूपी देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जिसमें हम मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, 17 के बाद ही सब ये हैं। इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यूपी की ये 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, और हर ब्लॉक मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ चुका है। ये बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ सीमलेस बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण देने का काम आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसी सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन विभागों में जो निवेश की संभावना हुई, जो निवेश यहां पर आए हैं, आज उसी निवेश के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गोरखपुर के 2 उद्यमी यहां पर आके निवेश अपना इंसेंटिव लिए। गोरखपुर में निवेश हो, ये 17 के पहले एक सपना था। चंदू बाबू तो यहां से छोड़ करके गुजरात चले गए थे। मैं एक बार गुजरात गया था, तो अचानक मैंने देखा कि सड़क पे भीड़ है। मेरी कार से मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहां पे तो ये चंदू बाबू दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने समझा कि लोग, लगता है कि कोई किसान आंदोलन है या कोई अन्य आंदोलन होगा, तो ये लोग ये मान के चल रहे होंगे कोई नेता जा रहा होगा उसको रोकने के दृष्टि से। तो मैंने अपनी कार, पहले हम साइड से ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो हमारे यहां के उद्यमी हैं, क्यों हैं यहां, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। तो मैं वहां कार देखा, मैं जब नजदीक पहुंचा मैंने देखा ये तो वही है। तो मैंने कार रोकी, तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के स्वागत के लिए खड़ा हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से आप चल रहे हैं और आपके स्वागत के लिए। तो मैंने कहा अब यहां कैसे आ गए? इन्होंने कहा ये जो फैक्ट्री है ना, ये मैंने लगाई है यहां पे। आप सोचो ये 2014 की घटना है। तो मैंने कहा भी वहां क्यों नहीं लगाते हैं? कहा वहां सुरक्षा कौन देगा? यानी यूपी से जाकर के लोग गुजरात में उद्योग लगाए थे, और जब मैंने इनसे पूछा कि आपने यहां क्यों नहीं लगाते हैं, इन्होंने कहा वहां सुरक्षा कौन देगा, कौन पूछ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उससे बड़ा उद्योग इन्होंने आज गोरखपुर में लगाया है, और गोरखपुर में वह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे सुधारों और नई पहलों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? चालू करते हैं हम।
आज जो 5 नए रिफॉर्म होंगे उसमें 2 है रिफॉर्म कार्गो से संबंधित, 1 रिफॉर्म है कंस्ट्रक्शन से संबंधित और 2 रिफॉर्म्स है पैसेंजर्स की कन्वीनियंस से संबंधित। 52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया इस साल, 52 हफ्तों में 52 रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स को नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अभी पहुंच रहे हैं। रिफॉर्म नंबर 5 चालू करते हैं। ये है सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन का। भारत सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, लेकिन रेलवे के पास इसका बहुत कम शेयर आता है और उसके पीछे मेजर कारण क्या है वो सब स्टडी किए गए। सॉल्ट के प्रोड्यूसर्स के साथ, उनके ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत करके वो सब स्टडी किया कि सॉल्ट का रेलवे के पास क्यों आता है। आउट ऑफ 35 मिलियन टन ओनली अबाउट 9 मिलियन टन्स कम्स टू रेलवेज। तो जो समझ में आया वो ये था कि सबसे बड़ी चीज है वैगन का डिजाइन सॉल्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, ओपन वैगन रहता है, अगर उसके ऊपर तारपुलिन लगाएं तो तारपुलिन लगाने के बावजूद भी पानी अंदर चला ही जाता है, सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। तीसरा फैक्टर आया कि मल्टीपल हैंडलिंग रहती है सॉल्ट की, उसके कारण लॉसेस होते हैं और काफी सीरियस प्रॉब्लम्स आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक इसका सॉल्यूशन निकला, काफी स्टडी की, पहले एक एफआरपी का भी बनाया वैगन और भी नई चीजें ट्राई की और फाइनली जाके एक टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज, टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, वैसा स्टेनलेस स्टील का वैगन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। कई एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में से फाइनल जो सक्सेस मिली वो मिली टॉप लोडिंग और साइड डिस्चार्ज वाले वैगन। ये कंटेनर और ये कंटेनर यानी जहां पर सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वहां पे कंटेनर रखा जा सकता है, दैट कैन बी लोडेड, और जब ट्रेन की कंटेनर की जब ट्रेन आए तब उसको सॉल्ट के प्रोडक्शन सेंटर से उठा के ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया। वैसे ही जहां पे अनलोडिंग हो वहां पर ट्रेन से कंटेनर को उतारा और जहां पर उसका यूज होगा, चाहे वो गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, वहां पे उसको रख लिया और जब जरूरत पड़ी तब उसको अनलोड कर दिया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे कि अभी इंडस्ट्री ने इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है। ये सॉल्यूशन इसका नया आया। Salt is an essential commodity for both human consumption and industrial use. Out of the total salt production, around 9 million tons are transported by Indian Railways. At present, the transportation of salt involves multiple handling stages. It is mainly carried in open wagons with tarpaulin lining and cover, which can be inefficient. Containerized transportation of salt is the most efficient solution. It can facilitate seamless multimodal movement with... ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर आप देखोगे, पहली बात तो स्टेनलेस स्टील का बना है तो करोजन नहीं होता। सेकेंड, इसकी लोडिंग टॉप से, ये जो टॉप वाले फ्लैप बनाए ना, डोर्स बनाए, ये इनोवेशन है इसमें बड़ा। टॉप लोडिंग है और साइड डिस्चार्ज आएगा, ये साइड में डिस्चार्ज आएगा, अभी आगे आप देखेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।